पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोटीन के बारे में दिया गया हुआ था, जिसमें आपके कन्फर्मेशन और कन्फिगरेशन के बीच का डिफरेंस था वो बताया गया हुआ था। फिर हम लोगों ने बताया था कि इनिशियली में एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज को उठा करके हम लोग प्रोटीन को और उसके अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उसकी सॉल्युबिलिटी से लेकर के उसके स्ट्रक्चर से लेकर के किस किस तरह के नॉन प्रोटीन ग्रुप्स जो हैं उससे अटैच्ड रहते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया गया था। फिर मैंने बताया था कि एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना कितना कंपलसरी होता है, क्योंकि कई सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो एक कॉमन फीचर्स को कैरी कर रहे होते हैं, तब जा करके आपको उसमें पहचान पाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी कि आखिर जब सारे के सारे फीचर्स कॉमन है तो आखिर ये जो इनका फंक्शन में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा होता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके पढ़ेंगे कि प्रोटीन स्ट्रक्चर और उसके जो ऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो हम लोग आज का टॉपिक डालेंगे, दैट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड इट्स 4 high order of structure या 4 high order of structure। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ मॉड्यूलर नेचर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो भी आपके प्रोटीन है ना, एक बार जब वो सिंथेसाइज हो जाते हैं तो उनके साथ में क्या है कि उनके अपने फंक्शन के हिसाब से उनको अलग अलग तरह के काम शेप में आना पड़ता है। ठीक है, फंक्शंस के हिसाब से शेप में आना पड़ता है। फंक्शन है, मैच्योरिटी है। ठीक है, तो मैच्योरिटी के भी बारे में मैंने बताया था कि कुछ केमिकल ग्रुप्स को हटाए जाते हैं, कुछ एमिनो या पेप्टाइड लेंथ ऐसे हैं जो एग्जैक्टली उसमें काम नहीं कर रहा होता है या उसका कोई फंक्शन एज सच वहां पे नहीं है, तो आप उस तरह के पेप्टाइड लेंथ्स वगैरह को भी वहां पे हटाते हैं। तो कोई भी प्रोटीन जब सिंथेसाइज हो जाते हैं तो वो एज सच प्रोटीन की तरह काम करेंगे, ठीक है, या फिर वो एंजाइम की तरह काम करते हैं, ठीक है, या वो हार्मोन की तरह काम करते हैं, या फिर ऐसे वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करने के लिए एज अ सबस्ट्रेट भी काम करते हैं। ठीक है, तो इन सारे फंक्शन में काम करने के लिए उनको एक बहुत मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में आना पड़ता है, मॉड्यूलर नेचर में आना पड़ता है। मॉड्यूलर नेचर कहने का मतलब होता है कि बहुत प्रिसाइज तुम्हारे शेप और इसमें उसका जो भी बॉन्ड एंगल है, क्या शेप है, कौन से एमिनो एसिड्स को कहाँ पे प्लेस किया गया है, सरफेस पे कौन जाएगा, कोर में क्या जाएगा, ये मैं अभी अभी पढ़ूंगा इसका। तो मॉड्यूलर नेचर कहने का क्या मतलब होता है? मॉड्यूलर नेचर कहने का मतलब होता है कि बिल्कुल मेजर्ड फॉर्म में आपके अवेलेबल होते हैं, जो भी आपके पॉलीपेप्टाइड में एमिनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं। तो इसमें से 4 स्ट्रक्चर आते हैं, जिसके हम लोग प्राइमरी, पहला स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग 1 प्राइम भी लिखते हैं या 1 डिग्री भी लिखा जाता है। तो ये क्या होता है कि ये कुछ भी नहीं है सिवाय, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है किसी भी प्रोटीन का? अ सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर में बोलते हैं। एंड इट हैज नथिंग टू स्टडी ओवर है, क्योंकि जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे तो उसी वक्त में आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सी टर्मिनल एन टर्मिनल के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, जैसे COO माइनस था और यहाँ पे NH3 प्लस थे। ठीक है, इसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो होता है वो आपका रिलीज हो जाता है कंडेंसेशन से H2O बन के, और फिर फाइनली C और N, एक हाइड्रोजन और यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अल्फा कार्बन 1, यहाँ पे C अल्फा कार्बन 2, ये दूसरे अमीनो एसिड का हो गया, ये पहले अमीनो एसिड का, और ये जो बॉन्ड बना है यही आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो सिर्फ एक स्ट्रेट चेन या सिंपल चेन के फॉर्म में अवेलेबल हो रहे होते हैं। यहां से स्टार्ट होता है आपका मोर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर पे लेके जाना, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है,
तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है कि बहुत सारे इसमें फॉर्म्स आते हैं। इसके पहले आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा बॉन्ड्स एंगल वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बहुत डिटेल में मैं मतलब कुछ बच्चे तो केमिस्ट्री का नाम सुनते ही घबराने लग जाते हैं, मैं उनको उतना ज़्यादा घबराऊंगा नहीं, बट मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा बॉन्ड एंगल रोटेशन वगैरह जो है, नोमेनक्लेचर में अल्फा किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब थोड़ा सा होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो मैं क्लास के बीच में मैं आपको उसमें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाते हैं कि आपके 3 to 30 रेसिड्यूज ऑफ अमीनो एसिड्स, जो भी आपका स्ट्रेट चेन था ना प्राइमरी स्ट्रक्चर का, उसमें 3 to 30 अमीनो एसिड्स का एक फोल्ड स्टार्ट हो जाता है, फोल्डिंग स्टार्ट हो जाता है, अमीनो एसिड्स का फोल्डिंग स्टार्ट होता है। अब ये फोल्डिंग किस चीज के लिए है, तो एक क्या है कि ये कोई भी फोल्डिंग जो हो रहा होगा वो एक जियोमेट्रिकल मैनर में होता है। मतलब ये नॉर्मली क्या है, सॉरी ज्योमेट्रिकल मैनर में होता है कि कितने एंगल पे इनको रोटेट होना है, एक टर्न में कितना एमिनो एसिड होना चाहिए, ये सारे के सारे बिल्कुल ही फिक्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इस रोटेशन और इसके जो भी जियोमेट्रिकल मैनर हो रहा होता है, इसके बारे में पहले पढ़ने के पहले हम लोग ये बता देते हैं कि जो भी कायरल कार्बन है उसमें से 3 बॉन्ड्स इसके पास में, अल्फा कार्बन के जो 3 बॉन्ड्स होते हैं उसमें से सिर्फ 2 बॉन्ड्स का जो है वो रोटेशन को अलाउ किया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे एक N है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को मैं सर्कल कर देता हूँ, कार्बन को भी सर्कल कर देता हूँ। फिर ये एक ये कायरल कार्बन है आपका, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बताऊंगा ताकि मैं आपको ये पता था ना कि मैंने बताया हुआ था अमीनो एसिड वाले में कि जिसको मैं इस तरह से रोटेट करता हूँ, मैंने ये मेरे आई के नजदीक में आता है, ठीक है। और ये आपका कायरल कार्बन है, और यहाँ से फिर एक और कार्बन जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूं ताकि थोड़ा समझाने में आसानी हो, ठीक है। पेन, ठीक है। और यहां से फिर एक इसका ये है, और यहां से फिर एक नाइट्रोजन से ये जुड़ा हुआ होगा, फिर ये एक हाइड्रोजन से होगा, ठीक है। तो दिस इज अनदर पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये फिर आपके आगे चलते चले जाएंगे। तो आई एम टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट विथ दिस एमिनो एसिड, कोई एक एमिनो एसिड की बात करो जो कि आपके पॉलीपेप्टाइड चेन में अवेलेबल है। तो इसका जो सिर्फ 2 बॉन्ड है ना, जो ये कार्बोक्सिल, या आप उसको कह सकते हो कि कार्बोक्सिल ग्रुप से आपके जुड़े हुए हों, और एक होता है जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको ये सिर्फ इस पर्टिकुलर बॉन्ड्स के ही रोटेशन को अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ जाइए जिसमें 3 से 30 एमिनो एसिड्स के फोल्डिंग को एक जियोमेट्रिकल मैनर में रोटेट किया जाता है ताकि एक लीनियर स्ट्रक्चर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में वो रोटेट हो सके। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर हम नाइट्रोजन है और ये कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन जो कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको स्ट्रेट और सिंपल स्ट्रक्चर में आपको दिखा दूं तो ये आर ग्रुप हो जाएगा, कायरल कार्बन है, आर ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये COO, सॉरी COO नहीं होगा यहाँ पे, मैं तो ये तो नाइट्रोजन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, एक मिस्टेक। अगर यहाँ पे मैं नाइट्रोजन दिखाता हूं हाइड्रोजन के साथ में, और यहाँ पे COO दिखाता हूं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो आपके रोटेशन है ना, ये अलाउड है और ये रोटेशन सिर्फ अलाउड है। तो ये जो भी कार्बन अल्फा कार्बन है या कायरल कार्बन है, और यहां से आपके कार्बोनाइल कार्बन COO माइनस, इसको हम लोग कार्बोनाइल कार्बन बोलेंगे। तो कार्बोनाइल कार्बन के और N, जिसको हम लोग N बॉन्ड, नाइट्रोजन बॉन्ड वाले को N बॉन्ड बोलते हैं। तो
तो कार्बोनाइल कार्बन का कार्बोनाइल C से साई बॉन्ड बनता है, ठीक है, और P से N से फाई बॉन्ड बनेगा। इसको हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास में सिर्फ ये देख लीजिए कि ये दो बॉन्ड्स जो हैं, ये आपके कार्बन से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन का बॉन्ड, और यहां से कार्बोनाइल कार्बन, सिर्फ इसी के ही रोटेशन को अलाउ किया जाता है। आप जानते हैं कि बॉन्ड एंगल में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कोई भी बॉन्ड एक पर्टिकुलर एंगल तक रोटेट हो सकता है। जब आप ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं या स्ट्रेट लाइन में इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से दिखाइएगा, तो कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है ना, वो सिर्फ सीधा सीधा ही दिखाई देगा। लेकिन आप इसको एक पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करना शुरू करेंगे, तब जाकर के आप देखेंगे कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था और यहां से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरह ये दिखना स्टार्ट हो चुका हुआ है। कैसे, मैं बता देता हूं आगे आगे चल करके। अब यहां पे आ जाइए कि जो भी कार्बोनाइल कार्बन है, हम लोग उसको साई बॉन्ड से और इसको फाई से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखेंगे PSI, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, और इसको दिखाएंगे PHI, ठीक है। तो ये एक रोटेशन का दिखाया जाएगा। आगे मैं जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं बता दूंगा कि साई बॉन्ड को -57 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री से रोटेट किया जाता है, नॉट सेंटीग्रेड, डिग्री से रोटेट किया जाता है, जबकि फाई को -45 टू 47 डिग्री से रोटेट किया जाता है। तो फाई से आप अपने आप समझ जाइएगा कि ये नाइट्रोजन वाला बॉन्ड के बीच का है, और साई से समझ जाइएगा कि ये कार्बोनाइल ग्रुप का है। सी से साई, इसको याद करने का क्या तरीका है कि आप कायरल कार्बन से कार्बोनाइल, मतलब कायरल कार्बन से COO- से साई, मैं इसको याद करता था C से साई, ठीक है। तो C और C के बीच में साई बनता है, C और N के बीच में फाई बनता है। तो एक थोड़ा सा याद करने के लिए ये करते हैं। इसके साथ में एक और चीज हम लोग इसका डिस्कस कर लें कि इसके बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स में अवेलेबल होते हैं। तो जो भी पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहने का क्या मतलब है कि C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और ये N के साथ में जुड़े हुए हैं, और ये आपका हाइड्रोजन हो गया। तो ये इसमें क्या करते हैं कि ये आपका क्या करेगा कि ये कार्बन जो है ना आपका, ये ऑक्सीजन को यहां से ये करेगा, चेंज करता है, और इसके साथ में क्या चेंज करेगा, तो कार्बन विल लुक लाइक कार्बन और ऑक्सीजन के साथ इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है, डबल बॉन्ड बन जाते हैं N के साथ में, और N जो है वो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे है, और इसके साथ में एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप कर जाता है। तो ये क्या हो गया कि बॉन्ड में इन्वॉल्व कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ विड्रॉ करने का कोशिश करता है, जिसके चलते इस पे एक पार्शियल निगेटिव यहाँ और पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप कर जाते हैं। और ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है कोप्लेनर में, वो क्या करते हैं कि किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड का, इसका यहाँ पे मैं अगर लिख दूं कि कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड, आप जान रहे हैं, मैं डिस्कस करूंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो किसी भी हाल में जब आप यहां पे देखेंगे ना, तो आप ये पूछ सकते हैं, या कोई भी बच्चे जिसका थोड़ा भी डिटेल नॉलेज है, कि सर आप यहाँ का ही रोटेट क्यों कर रहे हैं, इसको भी तो रोटेट कर सकते हैं, यहाँ का भी तो रोटेट कर सकते हैं। यानी कि आप कायरल कार्बन जो नाइट्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ वही रोटेट होगा, वो कार्बन जो पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व है वो रोटेट नहीं होता है, इसलिए क्योंकि उस पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। तो इस केस में जब आपका ट्रांजिशन होगा और डबल बॉन्ड बनता है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये अपने आप को रोटेट नहीं करने देगा। एक सिंगल बॉन्ड को रोटेट करना और डबल बॉन्ड को रोटेट करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, जिसके चलते जो भी आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के चलते वो अपने आप को रोटेट नहीं कर पाते हैं। अब यहां पे मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि जो भी कायरल कार्बन है, अल्फा कायरल कार्बन, उसके साथ जो कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके बीच के बॉन्ड को हम लोग साई बॉन्ड बोलते हैं, जिसको PSI बोलेंगे, और कायरल कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा हम लोग उसको फाई बॉन्ड बोलेंगे, PHI। अब इसके आगे जो भी डिस्कशन होगा हम लोग फाई और साई के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। तो कोई भी एमिनो एसिड, ठीक है, तो अभी के पहले हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड में क्या क्या पढ़ा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जिसको जियोमेट्रिकल मैनर में, अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं तो 3 से 30 एमिनो एसिड को जियोमेट्रिकल मैनर में रोटेट किया जाता है, ताकि वो एक
प्लेन पॉलीपेप्टाइड चेन, स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन के बजाय उसमें कोई भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है ना वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। तो ये जो रोटेशन है वो किसके अलोंग होगा? तो आप जितने भी बॉन्ड्स होते हैं आप उसको पढ़ेंगे। तो जब आप फंक्शनल ग्रुप को या साइड चेन को रोटेट करने से क्या होगा, कोई भी फायदा नहीं है। तो ये स्ट्रेट चेन जो है, दिस इज द बैकबोन ऑफ योर एनी प्रोटीन। तो आपको क्या करना है कि प्रोटीन को अगर आपको किसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इंडल्ज करना है तो आपको अपने 3 या 4 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड ये है जो कार्बोनाइल कार्बन, 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड जैसे कार्बोनाइल कार्बन और कायरल कार्बन के बीच का है, जैसे कायरल कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन एक बॉन्ड, कार्बोनाइल ये नाइट्रोजन और कायरल कार्बन दूसरा बॉन्ड, और तीसरा बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड का। तो ये 3 में से सिर्फ 2 ही बॉन्ड है जो अपने आप के रोटेशन को अलाउ करेगा, जिसमें से आपके कायरल कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के बीच का बॉन्ड को हम लोग रोटेट कर सकते हैं। कायरल कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच को रोटेशन को रोटेट कर सकते हैं। इसमें से मैं 3 बॉन्ड यहां पे लिख दे रहा हूं, जिसमें पहला बॉन्ड जो है आपका वो आपका दिखाता है, पहला बॉन्ड जो है वो आपका दिखाता है कार्बोनाइल कार्बन के बीच में और कायरल कार्बन के बीच में। दूसरा बॉन्ड जो है वो दिखाता है आपके नाइट्रोजन और कायरल कार्बन के बीच में, और तीसरा बॉन्ड जो दिखाता है वो आपको दिखाता है पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में। तो पेप्टाइड बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के चलते पेप्टाइड बॉन्ड अपने एक्सिस पे किसी को भी रोटेट नहीं करने देता है, बचते हैं ये दोनों। तो यही दोनों अपने रोटेशन के चलते क्या करते हैं कि किसी भी प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इस स्लाइड में पढ़ाने का बेसिक मतलब यही है। और हम लोगों ने क्या किया है कि नाइट्रोजन और कायरल कार्बन के बीच में और कार्बोनाइल कार्बन और कायरल कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को हमने नाम दिया हुआ है CO। कार्बोनाइल कार्बन को हम लोग साई बोलते हैं और नाइट्रोजन बॉन्ड को हम लोग फाई बोल रहे होते हैं। इज इट क्लियर? अब आ जाइए जो आपके कोई भी अमीनो एसिड्स हैं अदर देन ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन है एनी अमीनो एसिड, अदर देन ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या केस है? ग्लाइसिन में और प्रोलीन में भी केस होता है, मैं आगे बता दूंगा। तो ग्लाइसिन में क्या केस होता है कि सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाता है, उसमें कोई कायरल कार्बन नहीं हो रहा होता है। तो ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी इसको बोलते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी बोलते हैं। तो ये कोई भी कंट्रीब्यूशन फाई और साई बॉन्ड्स के इसके लिए नहीं दिया जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें आपके फाई और साई में किसी भी तरह का नो कंट्रीब्यूशन होगा। सॉरी, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं पाया जाता है। तो कोई भी प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फाई और साई बॉन्ड पे जो रोटेशन हो रहा होता है वो आपके ग्लाइसिन में नहीं पाया जाता है। तो ये जो भी आपका रोटेशन होगा वो ग्लाइसिन में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। और इसमें क्या है आपका कि जो भी आपका स्टीयरिक हिंड्रेंस एक्चुअली में ये प्ले करता है। मैं बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये स्टीयरिक हिंड्रेंस किस तरह से। मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको ग्रीन कलर से ब्लॉक कर दे रहा हूं, टू स्टडी लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका टू स्टडी यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि कोई भी एक कार्बन है, इसके हाइड्रोजन COO- और NH3+। तो आप ये बता रहे हैं कि ये जो ग्लाइसिन है उसमें इसमें रोटेशन और इसके रोटेशन में प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ स्टीयरिक हिंड्रेंस। ये स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होता है मैं ये छोड़ रहा हूं, या आप लोग जाकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़िएगा कि स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होता है और वो किस तरीके से किसी बॉन्ड एंगल रोटेशन वगैरह में रोल प्ले कर रहा होता है। लेट मी हैव दिस कलर चेंज टू ब्लैक और ब्लू, ठीक है। तो आपका ग्लाइसिन जो है वो स्टीयरिक हिंड्रेंस के चलते अपने फाई और साई में एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि ग्लाइसिन अपने फाई और साई एंगल में कोई भी रोटेशन नहीं होने देता है स्टीयरिक हिंड्रेंस के चलते, क्योंकि उसका R ग्रुप में सिर्फ हाइड्रोजन पाया जा रहा होता है। तो कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन जो है ना वो मोर रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं अगर आपके इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। तो इफ अमीनो एसाइल जो भी आपके रेसिड्यूज हैं
वो फाई और साई सिंगल आपके एंगल्स को कॉमनली अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी जैसे एक एमिनो एसिड हुआ, 2 एमिनो एसिड हुआ, 3 एमिनो एसिड हुआ, 4 एमिनो एसिड हुआ, इसमें आपके फाई और साई, इसका एंगल भी सेम है, फाई और साई इसका भी एंगल सेम है। तो फाई और साई एंगल की बात अगर करें तो ये भी 47, 57 है, निगेटिव 47, 57 है, 47, 57 है, सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज है। निगेटिव करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अगर सारे के सारे जो है ना, वो आपके एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट होना शुरू कर दें, -47 डिवाइडेड बाय -57, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके सारे अमीनो एसिड्स एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट कर रहे हैं। अगर कार्बन, नाइट्रोजन और C+O- की बात करें तो ये एंगल इस एमिनो एसिड का भी वही है, इस एमिनो एसिड का भी वही है, इस एमिनो एसिड का भी है, इस एमिनो एसिड का भी है। तो ये क्या होता है कि एक सिमेट्रिकली सारे पॉलीपेप्टाइड चेन को वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके चलते क्या है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो टाइप का स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, ठीक है, और दूसरा होता है बीटा शीट्स। क्या बताया मैंने कि एक एमिनो एसिड है जिसके आर ग्रुप में हाइड्रोजन पाए जाने के चलते, ग्लाइसिन में स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते वो कोई भी अलाउ नहीं करता है, फाई और साई में किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं करता है। अगर एमिनो एसिड चेन में पर्टिकुलर लेंथ तक में सारे एमिनो एसिड एक पर्टिकुलर एंगल, फिक्स एंगल में अपने आप को रोटेट कर रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दो टाइप के हायर स्ट्रक्चर को लीड करते हैं, जिसमें एक को अल्फा हेलिक्स और दूसरा को बीटा प्लीटेड शीट्स बोलते हैं। ठीक है, तो दो कॉमन स्ट्रक्चर है जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स हैं। अगर आप इसको रामचंद्रन प्लॉट पे अगर इसकी स्टडी करेंगे तो आप चेक करेंगे कि हमने रामचंद्रन प्लॉट पे इसको प्लॉट किया हुआ है अगर, तो हम लोग -90 एंगल पे +90, ठीक है, इसको -90 और +90 पे है, और यहाँ पे हम लोगों ने साई को और यहाँ पे हमने फाई को डाला है। तो अल्फा हेलिक्स जितना भी होगा वो सारे के सारे अपर लेफ्ट में, अपर साइड में दिखाई देंगे, और बीटा प्लीटेड शीट्स या बीटा शीट्स जो होते हैं वो लोअर साइड में आपके दिखाई दे रहे होते हैं। क्लियर है? तो ये एक नॉर्मल एक इंफॉर्मेशन दिया गया हुआ है जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इन टॉपिक्स के, दैट इज अल्फा हेलिक्स। अब आ जाइए, अल्फा हेलिक्स में क्या है कि अराउंड ईच अल्फा कार्बन, अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि लगभग सारे अल्फा कार्बन को अगर हम लोग उठाएं तो इसमें नाइट्रोजन और कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, तो इसमें क्या जो है साई एंगल, फाई एंगल जो भी है वो लगभग, फाई एंगल कहने का क्या मतलब हो गया, फाई एंगल कहने का मतलब जो नाइट्रोजन और कायरल कार्बन के बीच में है ये -57 डिग्री के आसपास रोटेट करता है अपने आप को, और साई एंगल जो है PSI, साई एंगल जो है अगर आप कार्बोनाइल ग्रुप के बीच का देखते हैं तो ये अपने आप को -47 डिग्री के आसपास में रोटेट करने का काम करता है। क्लियर है? अब इसके चलते क्या होगा कि इस रोटेशन में जहां पहले हम लोग ये स्ट्रेट लाइन की तरह सोच रहे थे, एक पर्टिकुलर एंगल में रोटेट होने के चलते क्या होगा कि ये एक हेलिक्स की तरह जो है हर अगला पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ना वो एक पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करते हुए चलते हुए चले जाते हैं। इसके चलते क्या है कि अल्टीमेटली ये एक हेलिक्स की तरह जो है वो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन में इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब इसमें क्या है कि हर टर्न जो है हेलिक्स का, पर टर्न, ठीक है, वो लगभग 3.6 एमिनो एसिड्स को कंटेनिंग होता है। यानी कि अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और ये रोटेट होकर के यहां पे कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें आपके यहां से स्टार्ट हुआ, रोटेट होकर यहां पे कंप्लीट हुआ, तो एक पिच में यानी कि एक टर्न को कंप्लीट होने में 3.6 एमिनो एसिड्स का रेसिड्यूज लगते हैं, और इसका जो हाइट जो वेरी करता है वो 0.54 नैनोमीटर के आसपास में वेरी करता है। क्लियर है? आई एम रियली सॉरी। जनरली जो भी प्रोटीन्स हैं उसमें सारे के सारे एल एमिनो एसिड्स, एल कन्फर्मेशन या कन्फिगरेशन या कन्फिगरेशन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है
दैट इज एल कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो एल एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो नॉर्मली पाए जाते हैं जितने भी आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो एल एमिनो एसिड्स जो है आपके इन फाई और साई एंगल के रोटेशन के चलते वो सारे के सारे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को बनाते हैं, निर्माण करते हैं, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव 57 डिग्री एंड निगेटिव 47 डिग्री जो आपके एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब ही हो जाता है कि राइट हैंडेड है, यानी आप 12, 11, 10, 9 करेंगे तो वो राइट हैंडेड हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता तो लेफ्ट हैंडेड होता। ठीक है, और ये आपके किसी भी एल एमिनो एसिड कंटेनिंग प्रोटीन के लिए नोन मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नॉन मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, इसको मैं लिख ही देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे नोट्स अगर ये शेयर करेंगे तो उनको समझ में बाद में नहीं आएगा कि आखिर सर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि ये एक हेलिक्स की तरह जो है स्प्रिंग की तरह आपको दिखाई देने लगता है और अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, एक सिलिंड्रिकल शेप को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी अब ये डिपेंड करता है कि ये जो भी स्ट्रक्चर है इसको स्टेबल भी होना पड़ेगा। तो इसका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द अल्फा हेलिक्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का बनाने का कुछ तो रूल हुआ, आखिर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या कर जाते हैं कि ओ ऑक्सीजन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो आपके पेप्टाइड, ये क्या हो रहा है, मैं लिख दे रहा हूं आगे और ये पीछे से कलम चल ही नहीं रही है बिकॉज ऑफ दिस स्वेटिंग ऑन माई वॉकॉम टैब। कम ऑन बेबी, थोड़ा परफॉर्म कर दो भाई, बहुत मेहनत किया है। तो ऑक्सीजन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो आपके कार्बोनाइल कार्बन से जुड़े हुए होते हैं और हाइड्रोजन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ N of fourth रेसिड्यूज। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एक कायरल कार्बन, मैं एक अमीनो एसिड ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अमीनो एसिड लिखूंगा तो समझ में आएगा। तो ये क्या हो जाता है कि आपके पास में नहीं, इसको खैर चलो ठीक है, मैं जब ड्रॉ कर ही दिया हूं तो बता देता हूं कि NH3+ है और कार्बन है C+O-, फिर N, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा जिसको मैं थोड़ा थिक दिखाऊंगा। ठीक है, एक H हो गया एंड दिस इज योर सेकेंड एमिनो एसिड। ठीक है, फिर से ये कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन है और फिर मैं इसको थोड़ा सा और थिक दिखाता हूँ। तो नाइट्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन के ऊपर में हाइड्रोजन है, फिर ये एमिनो एसिड है, दिस इज योर थर्ड एमिनो एसिड, फिर एक कार्बोनाइल कार्बन है, फिर इसको थोड़ा सा थिक दिखाया एंड दिस इज योर फोर्थ एमिनो एसिड और इसमें C+O, या इसको कंटिन्यू करके दिखा रहा हूं मैं। तो ये दिखा रहे हैं कि जो पहला ऑक्सीजन है, ये पहला ऑक्सीजन जो है ये आपके फोर्थ इसके बॉन्ड के, सॉरी फोर्थ एमिनो एसिड के रेसिड्यूज के बॉन्ड के आपके बीच में यहां पे ये बॉन्ड बनाने का काम कर रहा होता है। तो पहला एमिनो एसिड, दूसरा, तीसरा और चौथा के जो पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व नाइट्रोजन है उसका जो हाइड्रोजन है और पहले वाले रेसिड्यूज के जो आपके कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसके बीच में ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड को एस्टैब्लिश करने का काम करता है और यही हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अल्फा हेलिक्स का करेगा। तो ये पहला फोर्थ से करेगा, दूसरा वाला
5th से करेगा, तीसरा वाला जो होता है वो 6th से करेगा, चौथा वाला जो होता है वो 8th 7th से करेगा। तो इस तरीके से आपका बॉन्ड बनते हुए चले जाते हैं और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो आपका स्पाइरल और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है हेलिक्स का वो स्टेबल होते हुए चले जाते हैं। इसका जो डायग्राम है जो एक्चुअली में किताब में है, आई वांटेड टू शेयर इट विथ यू, लेकिन क्या है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और थोड़ा देखने में मेरे को तो फिर फिलहाल थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन मैं सोचा कि स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा तो कहीं और भी होगा। सो यू कैन गो टू द हार्पर्स बुक और लेनिंगर्स बुक, जहां से आप देख सकते हैं। अभी तक आपने ये देखा हुआ था कि अल्फा हेलिक्स में जो ग्लाइसिन है वो आपको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ स्टीयरिक हिंड्रेंस, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज देयर आर ग्रुप या साइड चेन में। ठीक उसी तरह से प्रोलीन भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोलीन का अगर स्ट्रक्चर आपको ध्यान में होगा, प्रोलीन का स्ट्रक्चर ध्यान में होगा, तो इसमें जो आपके अल्फा कार्बन थे और यहाँ पे NH 3+ थे, तो NH के साथ में क्या हो रहा था कि यहाँ पे CH2 CH जो थे वो जाकर के इसका जो R ग्रुप है ना, ये रोटेट करके इसके अमीनो ग्रुप से अटैच कर जा रहा था, ठीक है। तो ये एक बहुत स्टिफ स्ट्रक्चर जो है वो आपका रोटेट में आपके COO- और H, तो इसके साथ में क्या है कि इसका R ग्रुप वापस से रिटर्न करके और अमीनो ग्रुप से जुड़ जाता है, CH2 है जो आपके वापस से अमीनो ग्रुप से जुड़ जाता है। और ये क्या करेगा कि आपके अमीनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो आपका अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो आपके लॉन्ग चेन में जहां कहीं भी प्रोलीन पाया जा रहा होगा उसका हाइड्रोजन जो है वो पेप्टाइड ग्रुप, तो पेप्टाइड बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो है अमीनो ग्रुप का वो इन्वॉल्व हो जाता है अपने ही R ग्रुप से, इसलिए यहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो आपके जो भी अल्फा हेलिक्स चल रहे होते हैं, प्रोलीन के पास आने के बाद में उसका डिस्टॉर्शन स्टार्ट होगा जो अल्टीमेटली टर्न के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आपके एक रेगुलर अल्फा हेलिक्स में प्रोलीन के पास से एक टर्न दिखता है जो कि आपको फिर से अल्फा हेलिक्स दूसरे डायरेक्शन की ओर मुड़ जाता है। अल्टीमेटली प्रेजेंस ऑफ प्रोलीन आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन द फर्दर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को थोड़ा और भी ज्यादा डिटेल में इसको ये करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि आपके बेंट को भी इसी को टर्न कहते हैं या इसको बेंट भी बोलते हैं कि ये एक बेंट को इंड्यूस कर देता है। तो स्मॉल जो भी ग्लाइसिन है वो बहुत स्मॉल बॉन्ड होने के चलते भी, यानी कि अल्फा हेलिक्स में जितने भी आपके अल्फा हेलिक्स में जो भी आपके टर्न या बेंट होंगे they will be contributed by प्रोलीन और ग्लाइसिन और बोथ। तो प्रोलीन और ग्लाइसिन या दोनों ही, तो अल्फा हेलिक्स में हेलिक्स है और फिर यहां के बाद में एक बेंट है या एक टर्न है, तो यहां पे प्रोलीन और या ग्लाइसिन के प्रेजेंस के चलते आपके यहां अल्फा हेलिक्स में टर्न या बेंट दिखाई दे रहे होते हैं। साथ ही साथ में है कि मेनी हेलिक्स, जितने भी आपके अल्फा हेलिक्स है ना, अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे, ठीक है, किसी भी स्प्रिंग को अगर आपने एक पेन के अंदर जो स्प्रिंग पाया जा रहा था अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे तो ये सर्कुलर दिखाई देगा। तो जितने भी इसके R ग्रुप्स होते हैं वो प्रोट्रूडिंग आउटसाइड होते हैं, ठीक है, तो प्रोट्रूडिंग आउटसाइड होंगे। तो अल्फा हेलिक्स जो है वो प्रीडोमिनेंटली हाइड्रोफोबिक R ग्रुप एक साइड में, एक्सिस के एक साइड में प्रीडोमिनेंटली R ग्रुप को रखता है, हाइड्रोफोबिक R ग्रुप को रखता है, हाइड्रोफोबिक R ग्रुप को एक साइड में रखता है और हाइड्रोफिलिक R ग्रुप को एक साइड में रखने का काम करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि किसी भी प्रोटीन के पर्टिकुलर कैरेक्टर को इसको दिखाने में बनता है। अगर मान लो जैसे चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और आगे में बताऊंगा। तो ये क्या है कि अगर आप किसी भी एक्सिस को अल्फा हेलिक्स को ऊपर से देखते हैं तो ये किसी भी एक R ग्रुप को जो हाइड्रोफोबिक है उसको एक साइड में रखेंगे और हाइड्रोफिलिक वाले को एक साइड में रखते हैं। इससे क्या होता है कि एक एम्फीपैथिक कैरेक्टर जो होता है ये इसका डेवलप करता है, एम्फीपैथिक कैरेक्टर, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर में दो अलग अलग, बिल्कुल ही अलग अलग तरह का
यहाँ पे आपके दिखाई दे रहे होते हैं। अब इसमें क्या है कि कोई भी पोलर और नॉन पोलर इंटरफेस के बीच में ये इस तरह से काम करेंगे। सपोज कर लो कि अगर आपके पास में मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो मेम्ब्रेन में जितने भी प्रोटीन है ना, वो क्या करते हैं कि अपने आप को जो भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मैं बता दूं, जो आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को इम्बेड कर देते हैं, इम्बेडेड इन मेम्ब्रेन। तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो बहुत आसानी से, हेलिसेस आर आर ग्रुप जो हैं, जो भी हाइड्रोफोबिक हैं, वो सब अपने आप को आराम से इम्बेड कर लेते हैं, जिसके चलते लिपिड बाइलेयर में ये बहुत आसानी से प्रोटीन एडजस्ट कर जाता है। जबकि इनर साइड में क्या होते हैं आपके, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं क्योंकि तिरछा लिख पाना यहां थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो इससे क्या होगा कि ये एक चैनल को इंट्रोड्यूस कर देता है। अगर ये स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग पोर या चैनल बोल सकते हैं, पोर ऑब्लिक चैनल, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो भी है, जो एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी हेलिक्स का, वो क्या करता है कि किसी भी मेम्ब्रेन में अपने आप को इम्बेड करके हाइड्रोफोबिक पार्ट से वो क्या करते हैं, लिपिड बाइलेयर से इंटरेक्ट करते हैं। लिपिड बाइलेयर से इंटरेक्ट करने के बाद में वो अपने आप को बहुत आसानी से मेम्ब्रेन में इम्बेड कर देते हैं। जबकि उसका कोर में हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो किसी भी आयंस को या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को अपने पोर या चैनल में से पास करने का अलाउ कर देता है। सो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर अल्फा हेलिसेस, जिसके बारे में हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे। अब आ जाइए हम लोग डिस्कस करेंगे बीटा शीट्स के बारे में। गाइज बहुत थोड़ा सा डिटेल, मीडियोकर वे में डिटेल में गया हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं है, और ऐसा है कि आप इसको नहीं समझ सकते हैं ऐसा भी नहीं है। इसलिए बिल्कुल ही चाहें तो इस वीडियोस को आप जितनी बार भी देखें, लेकिन प्रोटीन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है डिस्कस करने का। बाकी तो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो बीटा सीड्स का है। बीटा सीड्स ऑफ कोर्स जो है वो आप देखे होंगे कि 90 डिग्री, -90 डिग्री में नीचे साइड में फाई और साई एंगल के माइनस निगेटिव साइड में बीटा सीड्स पाए जा रहे थे। तो ये एक सेकेंड रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम लोग बीटा सीड्स बोलते हैं। और ये इन कंपैरिजन टू अल्फा हेलिक्स जो है, वो बीटा सीड्स जो है वो बहुत एक्सटेंडेड होते हैं। तो ये एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाता है कि जिग जैग जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो जिग जैग स्ट्रक्चर है। फिर इसमें भी वही है कि स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन इसमें वो वाला पहला और चौथा वाला जो है वो यहां नहीं पाया जाता है, बल्कि एडजेसेंट बाय, या लिख दीजिए कि बिटवीन एडजेसेंट हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ग्रुप के बीच का जो आपके एडजेसेंट इसमें पाए जाते हैं। अब इसमें क्या है कि एडजेसेंट करने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट अगल बगल वाले में। तो जैसे क्या है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेंज आ रहा है, फिर दूसरा ये मतलब एक टर्न हुआ है, ठीक है। तो हमने ये क्या किया कि अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, और एक टर्न हुआ है। तो जैसे ही ये टर्न हुआ है और ये जैसे ही दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इसके अगल बगल में आता है, तो यहाँ के बगल का नाइट्रोजन और कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ वाला रूल यहाँ पे लागू नहीं होता है। और इसमें हम लोग जो देखेंगे कि अगर हम लोग जिगजैग स्ट्रक्चर बताते हैं तो ये क्या होता है कि नॉट फ्लैट। तो अल्फा बीटा प्लीटेड सीड्स भी जो होते हैं वो फ्लैट नहीं होते हैं, बट क्या हो जाते हैं कि स्लाइटली ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है, राइट हैंडेडली, बट राइट
हैंडेडली ट्विस्टेड होते हैं, ये भी क्लियर है। नाउ यहां तक तो आपके बीटा प्लीटेड सीड्स हैं और ये बहुत सिंपल था बीटा प्लीटेड सीड्स को डिस्कस करना। इसके अलावा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीड्स के अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो पाए जाते हैं। लेट मी इरेज सम ऑफ द थिंग्स दैट, ये बहुत ही गंदा लग रहा है, ठीक है। कुछ पार्ट को यहां से मैं डिलीट कर देता हूं ताकि थोड़ा सा साफ साफ सा दिखाई दे, ठीक है। एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अलावा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीड्स के अलावा भी आपके लूप्स एंड बेंड्स जो होते हैं वो आपके प्रोटीन में अवेलेबल होते हैं, जो अल्टीमेटली बहुत सारे मोर कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसमें जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। अब आप देखिएगा कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन कैसा है, स्फेरिकल लिख रहे थे, जिसमें हम लोग लिख रहे थे ना कि उसका रेशियोज जो होता है, एक्सपेक्टेड रेशियोज जो या एक्सियल रेशियोज जो होता है वो 3 के आसपास में होता है, जिसमें लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट जो लेंथ है वो आपका 3 के आसपास होना चाहिए। तो जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जो बिल्कुल स्फेरिकल है, आप स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन से बिल्कुल गोल सा प्रोटीन बनाना चाहते हो, इसमें 50% ही आपके अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीड्स पाए जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले, ठीक है। इसमें 50% जो है ना आपके, वो आपके लूप, टर्न्स और बेंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी से आपको पता चलेगा लूप, टर्न्स और बेंड्स पाए जाते हैं। इसी से आपको पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, ठीक है। कि अभी हम लोग ये समझ रहे थे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो भी है प्रोटीन का वो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीड्स बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एक स्फेरिकल प्रोटीन, जो ज्यादातर प्रोटीन और एंजाइम्स जो है हमारे बॉडी में वो ग्लोब्यूलर ही होते हैं, तो उनका जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है उसका 50% ही कंट्रीब्यूटेड होता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीड्स के। बाकी के 50% लूप, टर्न और बेंड्स के थ्रू ही आपके ये करते हैं। तो टर्न और बेंड्स का क्या कॉन्सेप्ट है? मैं चाह रहा हूं कि एक सेकंड, मैं चाह रहा हूं कि ओवरराइटिंग ना हो। खैर, when I write in my register now, it's very hard to find any kind of overwriting over there. But ये online और screen पे लिखना is very difficult because I have to write it on my tab, but I have to see the screen. तो उसमें थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा। हैंडराइटिंग भी बिल्कुल क्या मैं बोलूँ कि देखने ही लायक बन रहा है। तो टर्न एंड बेंड्स, बेंड या बेंड्स जो भी चाहें आप ये करें। तो एक क्या होता है कि शॉर्ट सेगमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं जो 2 यूनिट या सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मिल करके आपके बने हुए होते हैं। तो टर्न और बेंड क्या है कि आपके शॉर्ट सेगमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स हैं। शॉर्ट, मैं बता देता हूं, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ अमीनो एसिड। अरे एक वायर ले लो, उसको मोड़ दो, ठीक है। तो जो टर्न प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट वायर था, जैसे ही आपने उसमें मोड़ा तो उसमें 2 आर्म डेवलप हो जाता है। ये जो आपके 2 आर्म है वही आपके शॉर्ट सेगमेंट्स हैं, जिसको एमिनो एसिड के शॉर्ट सेगमेंट है। और उसको आप क्या करते हो, दैट टू यूनिट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, यानी कि आप एक अल्फा हेलिक्स चल रहा है और उसके बेंड कर दिए, तो 2 अल्फा हेलिक्स है, उसके बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको हम टर्न और बेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि या तो ये दोनों 2 तरह के हो सकते हैं, या तो एंटी पैरेलल होंगे, यानी दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, या फिर पैरेलल होंगे, दोनों का डायरेक्शन, जो एमिनो एसिड का डायरेक्शन है वो दोनों सेम होगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि एग्जांपल अगर आप ले लो तो 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स को ले लो, ठीक है। 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स को लिया और उसको क्या किया गया कि बीटा सीड्स का जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या दिखाया था, यहां पे टर्न लिखा हुआ था, ठीक है, TURN। ओके, नाउ इट्स फाइन। तो 2 बीटा सीड्स का जो थे वो एंटी पैरेलल कैसे होगा कि एक बीटा सीड जा रहा है और फिर उसमें एक टर्न या बेंड क्रिएट किया गया हुआ है। तो इसमें क्या है, इसको मैंने पहले ही बताया हुआ था कि यहाँ पे प्रोलीन और ग्लाइसिन्स जो हैं
वो इसका रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके अल्फा हेलिसेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज दे लैक NH फ्री। ठीक है, जो प्रोलीन का केस होता है, और स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है जो ग्लाइसिन का केस में होता है। ठीक है, तो आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो भी अल्फा हेलिसेस हैं या बीटा प्लीटेड सीट्स हैं, उसमें जो भी टर्न आपका दिख रहा है, वहां पे आपके प्रोलीन ग्लाइसिन पाए जा रहे होते हैं, जिसके चलते एक जनरल स्ट्रक्चर जो है वो वहां से टर्न या बेंड क्रिएट करता है। क्लियर है? क्लियर है। अब आ जाइए लूप्स पे। लूप्स का इंपॉर्टेंस टर्न और बेंड से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा। ठीक है, आप इसमें डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स वगैरह या इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ये भी करेंगे। तो एक क्या है कि इसके कंपैरिजन में टर्न और इसके कंपैरिजन में, बेंड के कंपैरिजन में, ये कहीं ज्यादा इर्रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन का होता है। रेगुलर, ये कहीं ज्यादा इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन का होता है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट की रोल है इन बायोलॉजिकल फंक्शंस में। किसी भी प्रोटीन के बायोलॉजिकल फंक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो कई सारे इंजाइम्स हैं। अगर आप इंजाइम्स का एग्जाम्पल ले लें, तो इंजाइम्स में क्या होता है कि डोमेन्स जो भी आपके सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहे होते हैं, या सॉरी, जो डोमेन्स हैं जो सब फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग, डोमेन्स और सबस्ट्रेट बाइंडिंग होता है ना, दे आर मेड ऑफ लूप्स। तो जो भी डोमेन है किसी भी एंजाइम का जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए है, ताकि उसको कन्वर्ट किया जा सके प्रोडक्ट में, वो सारे के सारे जो होते हैं वो लूप से ही मिलकर के बने हुए होते हैं। और ये रिजेंबल करता है जो कि बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये अमीनो एसिड रेसिड्यूज, जो भी अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं जो पर्टिकुलरली उसके कैटालिसिस के लिए, जिसमें आपके अमीनो एसिड रेसिड्यूज फॉर कैटालिसिस, वो सारे के सारे उस टर्न में अवेलेबल इन दैट लूप। तो जो भी लूप होता है उसमें सारे के सारे अमीनो एसिड वहां पे पाए जाएंगे जो उसके कैटालिसिस के लिए ये होते हैं। एग्जाम्पल जैसे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स है। प्लीज पार्डन माय हैंडराइटिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसमें चाहे आप दो एग्जाम्पल ले लो, रिप्रेसर प्रोटीन ले लो। ठीक है, बार बार मैं आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज बोलता हूं, इस बार थोड़ा सा दूसरा लेता हूं। ठीक है, तो रिप्रेसर प्रोटीन ले लो या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ले लो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ले लो। ये सारे के सारे जो हैं वो आपके हेलिक्स लूप हेलिक्स के स्ट्रक्चर में अवेलेबल होते हैं, यानी अल्फा हेलिक्स, फिर एक लूप होगा, ठीक है, और फिर अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में अवेलेबल होंगे। आप जब ये पढ़ेंगे ना रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन, तो आप हेलिक्स, टर्न हेलिक्स, हेलिक्स लूप्स, हेलिक्स, ल्यूसिन जीपर, जिंक फिंगर, मॉलिक्यूलर का, तो उसमें यहाँ पे उन सारे डिस्कशंस का पता चल रहा होगा। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से सिंपल फॉर्म में लिखे, हेलिक्स लूप हेलिक्स। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स में अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी इंटरमीडिएट है वो आपके सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये जो हेलिक्स लूप हेलिक्स है ये थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर होता है, जो एक ट्रांजिशन होता है किसी भी ट्रांजिशन टू
टर्सरी स्ट्रक्चर। तो हेलिक्स लूप हेलिक्स या लूप्स जो होते हैं, ये एक ट्रांजिशन फॉर्म होता है कि प्रोटीन अब अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर से निकल करके टर्सरी स्ट्रक्चर में जा रहा होता है। इसलिए हम लोग इसको लूप्स को सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। लूप्स आर कंसीडर्ड एज सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्लियर है? मेनी लूप एंड बेंड्स जो भी आपके अवेलेबल हैं, वो आपके सरफेस प्रोटीन पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो भी आपके लूप्स हैं, अवेलेबल ऑन सरफेस ऑफ प्रोटीन्स, और यही एज अ सिग्नल के लिए भी काम करते हैं। यही सरफेस प्रोटीन भी जो है वो इम्यूनोलॉजी में, या आप देख लीजिए कि सिग्नल्स की तरह भी काम करते हैं। जैसे एक्सेसिबल साइट्स हैं, एक्सेसिबल साइट हैं, फिर यही आपके लिए इपीटोप की तरह भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? सिग्नल, एक्सेसिबल साइट, एपिटोप, तो यही सारे आपके लूप्स या इसका जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो भी आपके अवेलेबल हैं, वो आपके एक्सेसिबल साइट की तरह भी काम करते हैं, और इम्यून सिस्टम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आ जाइए, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है और बहुत छोटा सा है, दैट इज टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है, चलिए इसको भी मैं लिख ही देता हूं, Ctrl+Z। Should I take it off? Is and quaternary structure। ठीक है, तो टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है कि कोई भी प्रोटीन बन जाने के बाद भी आपके पास में उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक पूरे के पूरे 3D स्ट्रक्चर में आना होता है। ठीक है, तो इंटायर 3D कन्फर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, वो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इंटायर 3D स्ट्रक्चर जो है वो आपके टर्सरी स्ट्रक्चर में, 3D स्ट्रक्चर जो है वो टर्सरी स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, या फिर मैं इसको पूरे क्लियरली लिख दूं, शुड आई रब इट ऑफ? यस, ऑफ कोर्स आई शुड रब इट ऑफ। जो चीजें अच्छी ना लगे देखने में ही, वो तो खाई भी नहीं जाती है, पढ़ना तो और भी इंपॉर्टेंट काम है। The entire, let me write it very slowly, that entire 3D structure of polypeptide is considered as tertiary structure। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे असेंबल टू फॉर्म डोमेन। अल्टीमेटली जो 3D स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, उसका मेन काम होता है कि कंप्लीट फंक्शनल डोमेन बनाना। ठीक है, फंक्शनल डोमेन सिर्फ सबस्ट्रेट बाइंडिंग ही नहीं, बल्कि लिगैंड बाइंडिंग के लिए भी, सबस्ट्रेट एंड प्लस लिगैंड के लिए भी, यानी कुछ भी चीज जो उसको एक्टिवेट कर रहा है वो भी आपका ये होना चाहिए। अब डोमेन के बारे में क्या है, ये तो डोमेन आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे ही सबस्ट्रेट आपके बाइंड करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल। अब कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल डोमेन पाए जाते हैं उनके क्वाटरनरी टर्शियरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो सिंगल डोमेन में क्या हो जाएंगे, जैसे सिंपलेस्ट है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, सिंगल डोमेन में आपके आ जाते हैं ट्रायोफॉस्फेट आइसोमरेज, जो बहुत छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज।
पॉलीमरेज। इसमें क्या है कि किसी भी प्रोटीन का एक ही डोमेन अवेलेबल है और यहीं पे सबस्ट्रेट बाइंड करना और सबस्ट्रेट का बाइंड करना और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना, वो सब यहीं पे होता है इसका। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें दो डोमेन्स या दो से ज्यादा डोमेन पाए जा रहे होते हैं। ट्राइस फॉस्फेट के बारे में मैंने क्या लिखा है, सिंगल डोमेन है। मायोग्लोबिन, अल्फा सी प्रोटीन काइनेज। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा डोमेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने कुछ लिखा था लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे लिए, तो मैं भी उसको अभी इसमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अब आ जाइए लास्ट में, दैट इज क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सॉरी, नाउ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिफाइंस दैट कि कोई भी, कई बार ऐसा होता है कि आपके प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से, चाहे आपका कितना भी कॉम्प्लेक्स टर्सरी स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो, तो उसके लिए आपको असेंबलिंग की जरूरत पड़ती है। अब तो ज्यादातर एंजाइम्स जो हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैंने क्लास ले, जैसे आप डीएनए पॉलीमरेज ले लो, आरएनए पॉलीमरेज ले लो, तो असेंबलिंग ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। अब इसमें क्या है कि अगर कोई एक पॉलीपेप्टाइड का है और कैसे इसको मैं डिफाइन करूं, हाँ, अगर वो कोई सारे, मान लीजिए अगर 6 सब यूनिट से मिलकर के बना है कोई भी एंजाइम, जैसे हेलिकेज है, ठीक है, तो इसके 6 सब यूनिट जो है ना वो सेम पॉलीपेप्टाइड के होते हैं, सेम पॉलीपेप्टाइड। तो इसको हम लोग लिखते हैं होमो पॉलीमर। ठीक है, तो मोनोमेरिक, डाइमेरिक, ओके, तो कैसे मैं मिस कर रहा हूं, खैर होमो पॉलीमर लिखते हैं, यानी कि अगर एक से ज्यादा सब यूनिट से मिलकर के बना है लेकिन सारे के सारे पॉलीपेप्टाइड एक ही स्ट्रक्चर के हैं, तो हम लोग इसको होमोपॉलीमर बोलते हैं। और जैसे अगर आप आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो इसमें क्या है, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा प्राइम, ओमेगा और सिग्मा सब यूनिट्स हैं। आप देखेंगे कि इसमें 6 में से 5 जो होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट हैं, तो हम लोग इसको हेटेरो पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है कि अगर किसी भी प्रोटीन को फंक्शनली एक्टिव रहना पड़े तो उसको एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स को असेंबल करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स से बने हों और वो सारे के सारे एक ही टाइप के पॉलीपेप्टाइड से हो, तो हम लोग उसको होमोपॉलीमर बोलेंगे। और अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड से बना है और सारे पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो हम लोग इसको हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द एडवांस और हायर ऑर्डर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। ठीक है, अगला क्लास जो है, ये अगला टॉपिक जो भी आपका होगा वो आपके स्टे सेफ, स्टे इन होम। ठीक है, अप्रैल 2020। तो अगला जो टॉपिक होगा वो प्रोटीन सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है, तो मैं अगला जो भी वीडियो इसमें अपलोड करूंगा वहां पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।